Hello everyone, this is आशुतोष कुमार and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये, इसका यूज़ क्या है और हमें क्यों इसे पढ़ना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और इसे कैसे याद कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है। यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे आईबीपीएस, एसएससी या सीएचएसएल जैसे एग्जामिनेशन में इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप कहीं भी कुछ भी लिख रहे होते हो तो कई बार किसी भी एक्सप्लेनेशन का समरी लिखने में, किसी भी एक स्टोरी का समरी लिखने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो चलिए बेसिकली हम समझते हैं इसे क्या हम कहते हैं और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अर्थ समझते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है एक वाक्य के लिए एक शब्द। अगर हम किसी बात को, किसी प्रोफेशन को डिटेल में बोलें तो हम बहुत बार अगर उसे बोलना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ी लाइन उसको बोलनी पड़ेगी बार बार। लेकिन अगर उसे हम छोटे में बोलते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ, अ स्पेशल वैन कैरिंग वाउंडेड और सिक पर्सन, एक ऐसी गाड़ी जो किसी बीमार को या घायल को ले जाती है। तो बार बार आप ये बात नहीं बोल सकते हो ना कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें घायलों को और बीमारों को ले जाया जाता है। आप इसे एक बार में अगर बोलना चाहोगे तो हर बार सीधे कह सकते हो कि एम्बुलेंस। तो एक ही वर्ड में पूरी बात को कहा जा सकता है। इसी तरह की चीज़ें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होती हैं कि पूरे वाक्य को या पूरे डिटेल्ड एक सेंटेंस को हम लोग किसी एक शब्द में बांध कर लिखते हैं। हिंदी में भी ये होता है, अंग्रेज़ी में भी होता है, लेकिन इंग्लिश में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो आप एक्सप्लेनेशन करते हो उसकी समरी लिखने की जब बारी आती है तो वहाँ पर ऐसे वर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन चीज़ों को आप याद भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ याद करें। अगर आपने वर्ड को सुन रखा है काफ़ी टाइम से, आप पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड वोकैब आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को कई बार इस तरह से आती है कि अगर आपको खुद से कुछ वर्ड लिखना है तब आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्ड लिखना है, इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका सब्स्टिट्यूट होगा। बट अगर मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आपको केवल फाइंड आउट करना होता है कि इस पूरी लाइन का एक यही अर्थ हो सकता है और मैच कर रहा है, आप उसे टिक कर देते हो। बट जहाँ पे लिखना होता है उस चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, उस चीज़ को भी चलिए समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, जनरली जब कोई आपके सामने कोई भी सेंटेंस इस तरह से लिखा हो तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे याद कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्ड को याद करो, आप इसके सिनोनिम को खोज कर भी उसे याद कर सकते हो। जो भी इसका सिनोनिम हो उसको खोज कर आप उसे याद कर सकते हो। एक तरीका यह भी है, अगर आपको सिनोनिम नहीं मिलता है तो आप इस वर्ड को, जो यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, उसको आप याद कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए आसान रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने वाले मैटर में आता है, तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे वर्ड्स की, और वोकैब को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि आप कभी भी अगर कहीं भी सेंटेंस से पूछे जाते हैं और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की संख्या कितनी है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप बुक्स में देखते हो कहीं पर 200 दिए हैं, कहीं पे 300 दिए हैं। तो ये 200, 300 जो भी दिया होता है आपकी बुक में प्रिंटेड, ये सब आइडेंटिकल है, यानी इस तरह से होते हैं और ये इतने होते हैं। और भी इसके अलावा होते हैं। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन को, जो एक्सप्लेन करते हैं उसी का अगर हम एक वर्ड बोलेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, तो बेसिकली समझ गए इस चीज़ को। यूज़ क्या है, तो यूज़ मैंने बताया आपको कि समरी लिखते समय, कभी भी स्टोरी की समरी लिखनी होती है तब आपको ये काम आता है। अब आपको लगेगा कि समरी आपको जनरली नहीं लिखनी होती तो फिर उसका यूज़ नहीं है। तो देखिए समरी कहने का अर्थ यह है कि कई बार आप किसी भी सेंटेंस का या किसी भी एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हो उसी भाषा में, अंग्रेज़ी में ही, अंग्रेज़ी से एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये यूज़ करना होता है। जब आप कभी भी ऐसे लिखते हैं तब भी आपको इसका यूज़ करना पड़ जाता है कभी कभी, और जब कभी आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं या नोटिस, तो उस जगह पे भी इसको यूज़ करना पड़ता है। तो इस लेवल से आपको इस चीज़ों को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं और इसकी किस तरह से हम वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी कहानी या इतिहास जो व्यक्ति के द्वारा खुद लिखी गई हो, अपने विषय में खुद उसने लिखा हो कुछ भी, तो वो क्या कहलाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कोई बात लिखता है, कहानी के तौर पे उसे लिपिबद्ध करता है, यानी किताब बनाता है अपनी पूरी जीवन की घटनाओं के विषय में, तो उसे हम लोग हिंदी में आत्मकथा कहते हैं और अंग्रेज़ी में
ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी तभी कहलाता है जब हम खुद अपनी कहानी को लिखें। अगर हमारी कहानी को कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो वो ऑटोबायोग्राफी नहीं कहलाएगी, वो बायोग्राफी कहलाएगी। यही चीज़ आपको यहाँ ध्यान भी रखनी है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा हमारी कहानी को तो वो बायोग्राफी कहलाएगी, और जब हम खुद लिखेंगे तो उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। तो ये एक अंतर भी होता है यहाँ पर, ये छोटी सी चीज़ आपको यहाँ ध्यान भी रखनी है। नेक्स्ट ऐसे है, एक ऐसा पर्सन, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर में विश्वास का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि गॉड एग्जिस्ट है, कि ईश्वर हैं भी। तो इस चीज़ का अगर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है उसे हिंदी में हम लोग नास्तिक कहते हैं और अंग्रेज़ी में एथिस्ट कहते हैं। यानी जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग एथिस्ट कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, अ पर्सन हु डज नॉट समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। एक ऐसा आदमी जो किसी कार्य को किसी प्रोफेशन के स्तर पे नहीं करता बट उसके शौक है वो चीज़ करने का। जैसे सपोज करिए कि फ़ोटोग्राफी करने का काम, तो फोटोग्राफी जो है कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनली कर रहा है अगर, तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र है। और अगर वो केवल शौकिया तौर पे कर रहा है तो वो फोटोग्राफ़र नहीं है, बल्कि उसे शौक़ है उस काम को करने का, तो वो शौकीन कहलाएगा, जिसे हम लोग अंग्रेज़ी में एमेच्योर कहते हैं। तो वो शौकीन होता है उस चीज़ का, उसे शौक़ है उस चीज़ करने का, इस वजह से यहाँ पे। जैसे अव्यवसायी भी कहते हैं, मतलब वो प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए एमेच्योर कहलाता है वो चीज़। तो हो सकता है कई बार आपको ये लाइन जो है कुछ इस तरह से मिले कि अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट फॉर मनी। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड या इतना चेंज कर दिया है कि नॉट फॉर मनी बट फॉर प्लेजर, तो भी इसका अर्थ आप ध्यान रखेंगे कि एम्प्ट्योर ही होगा, शौकीन ही होगा, इस तरह से। तो नेक्स्ट सब सेंटेंस ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि एक पर्सन ऐसा जो रेजिडेंट इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा आदमी जो किसी एक कंट्री में आके रह रहा है बट वो उस देश का निवासी नहीं है जहाँ पर वो रह रहा है, तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा? तो ऐसा आदमी जनरली विदेशी कहलाता है हिंदी में, और अंग्रेज़ी में हम लोग उसे एलियन कहते हैं। तो देखिए अब एलियन वर्ड जो है हम लोगों ने ये याद कर रखा है, सुन रखा है कि एलियन का मतलब होता है दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग, बट ऐसा नहीं है। दूसरी जगह से आए हुए लोग, दैट मीन्स कि किसी अदर कंट्री से आए हुए लोग भी एलियंस कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे इसका सिनोनिम भी याद रख सकते हैं, जैसे कि फॉरेनर। तो फॉरेनर जो होता है वो भी विदेश से आया हुआ व्यक्ति ही होता है, तो उसे आप फॉरेनर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पर। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आप सिनोनिम में चेंज करके उसे याद रख सकते हैं। एलियन का मतलब भी होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में रह रहा हो बट वहाँ का वो निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है, कहीं बाहर का रहने वाला है। फॉरेनर का भी अर्थ यही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही है, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर अननोन। तो एक ऐसा कोई भी कहानी लिखा जाए, कोई स्टोरी लिखी जाए, या कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके खुद का नाम कोई ना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग बेनाम। यानी कभी भी कोई कहानी लिखी हो और उसके नीचे कोई नाम नहीं लिखा हो तो बेनाम संबोधित किया जाता है। जनरली आप लोग कोई स्टोरी देखते हैं तो आप उसके नीचे देखते होंगे कि जो भी उसका एक कंट्रीब्यूटर होता है तो उसका नाम कहीं ना कहीं उसके पास उसके नीचे लिखा रहता है। तो एट्रीब्यूशन हमेशा उसके नीचे मौजूद रहता है। कभी भी कोई स्टोरी आप पढ़ोगे तो उसके राइटर का नाम आपको पता होता है, बट कभी ऐसा अगर नहीं है तो उसे आप लोग अज्ञात बोलते हैं, जिसका नाम आपको नहीं पता हो। तो अंग्रेज़ी में उसे हम लोग बोलते हैं एनानिमस। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक ऐसा आदमी या एक ऐसी कहानी जिसमें किसी राइटर का नाम ना दिया हो तो उसे हम लोग अंग्रेज़ी में बोलेंगे एनानिमस। तो इसी तरह से वर्ड को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ऐसे, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक शासन जो जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। तो अनलिमिटेड पावर का मतलब यहाँ पे क्या है? अनलिमिटेड पावर जैसे एवेंजर वाली ताकत नहीं, तो एवेंजर की ताकत नहीं। अनलिमिटेड पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस व्यक्ति को शासन करने में कोई विरोध ना कर सके, एक ऐसा व्यक्ति। तो जब ऐसा कहीं शासन होता है तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक व्यक्ति का शासन है, जिसे हम लोग अपनी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वहाँ पर वह तानाशाही कर रहा है। यानी कि इस तरह की व्यक्ति भी होती है कि उसमें किसी व्यक्ति और का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, बल्कि वो अपने तरीके से रूल करता है वहाँ पे, तो वो ऑटोक्रेसी कहलाती है, यानी एक ही व्यक्ति का शासन कहलाता है, जिसे हम लोग मोनोपोली भी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे वर्ड है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक ऐसा शासकीय रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे देश में गया हुआ व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के आधार पर या देश के आधार पर दूसरे देश में जाकर संदेश पहुंचाता है। तो उस व्यक्ति को हम लोग हिंदी में राजदूत कहते हैं, जिसे संदेश वाहक भी कहा जाता है, और अंग्रेज़ी में बोलते हैं उसे हम एम्बेसडर।
इंग्लिश में एम्बेसडर कहा जाता है, यानी दूत, जो एक देश की सूचना या किसी जो आदेश दिया गया होता है एक देश से इन्फॉर्मेशन देने के लिए दूसरे कंट्री में जाता है, तो उसे हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं इस तरह से। तो ऐसे आपको वर्ड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट ऐसे हैं कि ट्रैवलर इन अ स्पेस, एक स्पेस में यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति, वो कौन कहलाता है? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने जो भी व्यक्ति जाता है उसे हिंदी में हम लोग अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलेंगे उसे हम एस्ट्रोनॉट। तो इसे वर्ड को आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष यात्री को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये वर्ड आपको दे दिए जाते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वर्ड दिया जाता है उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, अगर आपको उसकी मीनिंग पता है तो एक्सप्लेन करने में कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बट अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पहले से दे दिया जाता है और फिर पूछा था उसका वर्ड बताइए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे और आपने उस चीज़ों को याद कर रखा है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी कि किस तरह से हमें उस चीज़ को फाइंड आउट करना और किस तरह से उसका आंसर हमें करना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे सेंटेंस है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एक सुनने वालों का समूह, या एक जगह पर असेंबली लगी हुई है, ढेर सारे लोगों का एक समूह है और वो सुनने के लिए बैठे हैं किसी व्यक्ति को, किसी के भाषण को। तो उस व्यक्तियों को हम, समूह को जो बोलते हैं हिंदी में श्रोतागण कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑडियंस। तो ऑडियंस होती है वो जब एक असेंबली बनती है लिसनर्स की, ढेर सारे सुनने वाले लोगों की, तो उसे असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस है अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। तो जर्म्स के द्वारा जो भी जो है जर्म्स को मारकर इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सड़न को रोकने वाला, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक आप लोग इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एंटीसेप्टिक वर्ड को। तो बेसिकली ये काम क्या करता है कि जहाँ पे आपके चोट लगी होती है, घाव होता है, उस जगह पर जो भी जर्म्स होते हैं उनको ये किल करता है और उससे आपको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, कोई इन्फेक्शन आपको ना हो जाए, इससे रोकता है। तो उसे हम लोग एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है अ रिटन डिक्लेरेशन सॉन बिफोर एन अथॉरिटी, कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिया गया निर्णय लिखित रूप से, यानी कोई बात के लिए उसने सहमति दी हुई हो और उसने आपने स्वीकार किया हो कि वो ऐसा काम करेगा, तो उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र, यानी उसने कसम खाई किसी चीज़ के लिए। उर्दू में इसे हलफनामा भी कहा जाता है और इसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं हम लोग एफिडेविट। तो एफिडेविट का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि शपथ पत्र होता है, एक कंसर्न लेटर भी कहते हैं, कई बार हम लोग इसे सहमति पत्र भी कहते हैं। तो ये एफिडेविट कहलाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग को ऐसे याद कर रखनी है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन को समझें, फिर उसके हिंदी वर्ड को पता करें और फिर उसके करेस्पॉन्डेंस जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको याद करें, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको ये चीज़ें समझना। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं सेंटेंस अ स्पेशल वैन कैरिंग वाउंडेड और सिक पर्सन, एक ऐसा वैन जो किसी घायल को या किसी एक रोगी को, व्यक्ति को लेकर कहीं जाता है, वो वैन क्या कहलाएगी? तो उसे इंग्लिश में हम लोग एम्बुलेंस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं रोगी का वाहन, यानी रोगी को ले जाने वाला वाहन। इस तरह के वर्ड्स को याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन उड़ाने के संबंध में जो भी विज्ञान है इससे जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में हम लोग उसे विमानन कहते हैं, यानी जो उड़ने के संबंधित होती हैं चीज़ें उसे, और इंग्लिश में हम बोलते हैं एविएशन। तो एविएशन मतलब हवा में उड़ने वाली समस्त चीज़ों के बारे में जो भी विज्ञान होता है उसे हम लोग एविएशन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ड्रोन उड़ाने का विज्ञान भी एविएशन कहलाता है, एरोप्लेन उड़ाने का विज्ञान यानी उससे जुड़ा साइंस वो भी एविएशन कहलाता है, हेलीकॉप्टर से जुड़ा एविएशन का जो रूल है वो भी एविएशन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें एविएशन होती हैं जो हवा में उड़ाने के काम आती हैं साइंस के लेवल पर। नेक्स्ट ऐसे वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, वो व्यक्ति जो तुरंत हमला कर दे, ऐसा व्यक्ति जो पहले हमला कर दे लड़ाई के तौर पर या किसी भी तौर पे वो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आक्रमणकारी, यानी जो व्यक्ति पहले से हमला कर दे। तो अटैकर भी कहा जा सकता है और एग्रेसर भी कहा जाता है उसे। तो एग्रेसर का मतलब आक्रमणकारी, जिसने पहले हमारे ऊपर हमला किया हो वो व्यक्ति, तो आक्रमणकारी कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में एग्रेसर। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, ऐसी चीज़ जो किसी भी तरीके से इंटरप्ट हो, मतलब जिससे बात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाए वो चीज़ें, यानी किसी तरह से उसे इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है वो चीज़ें, तो उसे हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं अस्पष्ट, यानी क्लियर नहीं हो रहा है वो। और जिसे हम एम्बिगुअस बोलते हैं, एम्बिगुअस यश, तो उसे मतलब ये हो गया इसका अर्थ कि उसकी बात को हम समझ नहीं पाए, जो अस्पष्ट है यानी क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा वर्ड, तो इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे वन हु डिस्ट्रॉयज ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कानून को ना मानता हो, किसी नियम को ना मानता हो जो सरकार द्वारा लगाए गए हैं और सबको वो उल्लंघन करता हो, तोड़ता हो,
तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है अराजकतावादी, यानी उद्दंड, झगड़ा करने वाला, न्यूसेंस जैसे हम बोल सकते हैं ऐसा वर्ड। और इसे एक वर्ड में हम लोग बोलते हैं एनार्चिस्ट। तो ये अराजकतावादी है, जो समाज में कहीं पर उद्दंडता दिखाता है, झगड़े करता है या अशांति फैलाता है, ऐसा व्यक्ति जो दंगा करे, ऐसा व्यक्ति को भी हम लोग बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। एक साल के बाद लौटने वाली कोई भी डेट, जैसे बर्थ का आपका जो डेट होता है जब एक साल बाद आता है वापस, तो आप उसे बर्थ डेट बोलते हो, तो वो एग्जैक्टली कहलाता है एनिवर्सरी। तो जिसे हम लोग हिंदी में बरसी कहते हैं और अंग्रेज़ी में बोलते हैं एनिवर्सरी। तो एक साल के बाद कोई भी ऐसी घटना जो सुखद है उसे हम लोग एनिवर्सरी बोलते हैं। हालांकि दुखद घटना को भी हम लोग एनिवर्सरी बोलते हैं, जो एक साल के बाद वापस लौटती है वो टाइम, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है अ बिल्डिंग विद आर्टिफिशियल टैंक्स फॉर कीपिंग द शोइंग द लिविंग फिश एंड वाटर प्लांट्स। एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ों को, छोटे छोटे पौधों को और मछलियों को पानी के अंदर रखा जाता है जिंदा दिखाने के लिए, और वहाँ पर सारा का सारा पानी जो है आर्टिफिशियली तौर पे वहाँ पे टैंक बनाया जाता है, उसके अंदर उसे ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है। तो उसे हम लोग हिंदी में मछली घर कहते हैं और अंग्रेज़ी में बोलते हैं एक्वेरियम। तो जिसमें हम लोग मछली रखते हैं या छोटे मोटे जानवर भी रखते हैं इसमें पानी वाले, उसको भी एक्वेरियम ही कहा जाता है। जैसे आप कछुआ रखते हो या कोई और जीव जंतु जो पानी के अंदर रहता है, आपने घर में पाल रखा है पानी के अंदर, तो उसे आप लोग एक्वेरियम बोलेंगे उस चीज़ को। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, पीस वेयर फायर अलार्म आर्म्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह पे प्लेस जहाँ पर फायर आर्म्स यानी हथियार रखे जाते हैं, शस्त्र वहाँ पर जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे? तो हिंदी में उसे हम लोग शस्त्रागार कहते हैं, हथियार रखने का जो स्थान होता है, और अंग्रेज़ी में हम लोग उसे बोलते हैं आर्मरी। आर्मरी याद रखेंगे, ARMOURY। तो ये वो जगह होती है जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे ही, पब्लिक सेल एट विच गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन मेकिंग द हाईएस्ट बिड। एक ऊंची कीमत लगाकर लोगों को बेचे जाने वाला कोई भी वस्तु एक ऐसे जगह पे जो पब्लिकली किया जाता हो, एक ऐसे जगह को क्या कहलाते हैं? पब्लिक सेल को क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं नीलामी और अंग्रेज़ी में बोलते हैं ऑक्शन। तो इस तरह के वर्ड को आपको इस तरह से याद रखना है कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर समझें साथ ही साथ, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। हालांकि ये जितने भी वर्ड आप यहाँ देख रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड डिक्शनरी में भी आपको दिए हुए हैं, चाहे तो आप उस डिक्शनरी से भी याद कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं, एक्सप्लेन करते हुए वर्ड टू वर्ड समझते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है उस चीज़ को काफ़ी टाइम तक याद रखने के लिए, और कभी भी आप उसको यूज़ करोगे तो यूज़ कर पाओगे। इसलिए बेसिकली आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए अगर उसे याद करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए ये प्रोसेस। नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस देखते हैं, एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप हो सके बिना अटेंशन के, अगर आप उसे ध्यान ना दें तो भी वो कंटिन्यूसली चलता रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक, यानी अपने आप चलने वाला, स्वचालित। जो अपने आप चल सके उसे हम लोग बोलते हैं स्वचालित, अपने आप ऑटोमेटिक चलने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कोई कहानी। देखिए स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि स्वयं द्वारा लिखी गई, लेकिन अब यहाँ पर है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई कहानी किसी के बारे में। तो जैसे आपकी कहानी कोई और व्यक्ति अगर लिखता है उस पूरी कहानी को कि आपने जीवन भर में क्या क्या किया, किस तरह के आपका नेचर है, क्या क्या आपकी अच्छाइयाँ हैं, इस तरह की कोई भी चीज़, तो वो आपके जीवन कहलाएगा, जीवनी परिचय। जीवन परिचय आप लोगों ने हिंदी में लिखा होगा, तो जीवनी हिंदी में कहलाता है, हालांकि जीवन परिचय भी हम लोग कहते हैं, तो उसे अंग्रेज़ी में हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं एक एग्ज़ाम के माध्यम से, उनके द्वारा जब कोई गवर्नमेंट चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अफसरशाही और इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जनरली हम लोग वर्ड सुनते ही रहते हैं, तो अफसर का यानी ऑफिसर्स का जो एक समूह होता है जो गवर्नमेंट एग्जैक्टली वो चलाता है, वो ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस है, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट। एक ऐसा आदमी जो अपने कर्जे वापस करने में असमर्थ हो। तो जो मतलब असमर्थ का मतलब वो देने की स्थिति में अब है ही नहीं कर्जे, तो उस व्यक्ति को हिंदी में हम लोग दिवालिया कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे ना हो, कर्जा तो ले लिया बट वो वापस नहीं कर पाता है, तो बैंकक्रप्ट उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसा है, अ लवर ऑफ बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों का शौकीन हो, प्रेमी हो, तो उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तक प्रेमी और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफिले।
तो ये वर्ड आपको याद रखना है। इसी तरह से आप याद रखोगे बिबेली फिल। तो ये वर्ड आपको इस तरह से याद करके आप चीज़ों को कंटिन्यूसली याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो किताबों को प्रेम करता हो, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसे ही, अफेक्टिंग टू पार्टीज़, दो पक्षों को प्रभावित करने वाला जो भी एक शब्द है वो क्या है, यानी दोनों ही पार्टी को प्रभावित करने वाला। जैसे सपोज़ करिए कि कोई टीम है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की टीम जो अपोजिट में है वो भी और जो पॉजिटिव में यानी जो हम खेल रहे हैं अगर वो भी, तो दोनों की तरफ से जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग द्विपक्षीय कहते हैं, दोनों ही तरफ रहने वाला। तो उसे बिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में। बिलेटरल मतलब दोनों पक्ष की तरफ जाने वाला, इसी तरह का व्यक्ति। नेक्स्ट है स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं को बोलने वाला। जैसे कोई आदमी हिंदी भी बोल सके, इंग्लिश भी बोल सके, तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम लोग उसे बोलेंगे द्विभाषी, यानी दोनों भाषाओं को बोलने वाला। और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे बाई लैंग्वेज, कि दोनों ही भाषाओं को जानता, बाई लैंग्वेज कि दो भाषाएं वो जानता है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। तो आई होप कि याद करने का प्रोसेस भी आप लोगों को काफ़ी क्लियर हुआ होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। आज मैं ए और बी जो एक सीरीज़ है उसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। सी और डी को नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक इस वीडियो में इतने तक ही मैं इसे सीमित रखता हूँ। तो कोशिश करिए आप एवरी डे 5 वर्ड्स को याद करने की, जिससे आपकी वोकैब स्ट्रांग हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पा पाएँ। आगे आपको बहुत से कंपटीशन बीट करने हैं, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बैठना है। तो ऐसे लेवल के लिए अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बाद में तैयारी करोगे तो यही चीज़ें आपके लिए टफ हो जाएंगी। तो आई होप कि चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।